नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार की बात करें तो देखिए, भारत पाकिस्तान में तनाव और इस बीच भारतीय बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, यहाँ पे 24,058 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी आपको 600 अंकों की गिरावट दिखेगी। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो पीएसयू को छोड़कर, पीएसयू बैंक स्पेशली उसको छोड़कर सभी सेक्टर भी फिलहाल लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। सवाल कई कि ऐसे मूड माहौल में अब क्या करें, अगर यहाँ से और स्थिति खराब होती है तो आपको क्या रुख अपनाना चाहिए, सब पे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं स्कॉट्स कुबूटा के मैनेजमेंट, उनसे बातचीत करेंगे ग्रोथ और आउटलुक को लेकर। देखिए, स्कॉट्स कुबूटा का जो मुनाफा 18% बढ़ा है और रेवेन्यू की बात करें तो 6% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। नतीजों पर और फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान जी। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छा खासा मुनाफा बढ़ोतरी में देखने को मिली इनफैक्ट, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव, वजह क्या रही सर? भरत जी। ठीक है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, कोशिश करेंगे दोबारा फिर से जुड़ने की और बातचीत करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर और आउटलुक पर। इस बीच हमारे साथ आज के मेहमान अमित सेठ जी मौजूद हैं। अमित जी, सवाल ये कि पहले तो जय हिंद जय भारत। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच हमें तनाव देखने को मिल रहा है, हालांकि तनाव के हमने करारा जवाब दिया है, उसके पाकिस्तान के नापाक हरकतों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब हुआ है। आप देखिए, बाजार थोड़ा डमाडोल स्थिति में। इंडिया विक्स में भी इजाफा, 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 688 अंक गिर गया। क्या करना चाहिए यहाँ से, और आपको लगता है कि असमंजस बना रहेगा या फिर बाउंस बैक करेगा मार्केट? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द एंड ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजार में दिक्कतें बढ़ रही हैं। इंडिया विक्स 22 पे ऑलमोस्ट आ गया, विच इज इंडिकेटिंग देयर इज बिट ऑफ फियर इन द मार्केट। हमारी मार्केट में टेक्निकली देखें तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो हम डिप देख रहे हैं, दिस इज प्योरली ड्यू टू टेंशंस एट द बॉर्डर। इन टेंशंस को देखते हुए जरूर हमें लेवल्स जरूर देखने होंगे। अगर ये इवेंट हमारे सामने नहीं होता तो आई थिंक इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मार्केट और हम काफी ऊपर जाते हैं। हैविंग सेड दैट, आज मार्केट ने 20 डमा से रिवर्सल लिया। 23,800 एक अहम लेवल है मार्केट के लिए। अगर आगे चलते हुए बॉर्डर पे सिचुएशंस थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हैं तो 23,800 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। और बैंक निफ्टी की लेकिन अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ द बॉर्डर थोड़ा सा वीक है, बिकॉज इसने 10 और 20 टाइमर दोनों ब्रेक किया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी को में इसलिए कॉशियस रहना चाहिए कि बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। तो 23,800 हमारा अहम लेवल है। पोजिशनली अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 23,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप रखे। ओके, तो 23,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा पीछे रहे। स्थिति थोड़ी गंभीर, तो कॉशियस रहने की ही सलाह है। दोबारा जुड़ गए हमारे साथ स्कॉट्स कुबूटा के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान जी। मदान जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी सर, कनेक्शन लूज हो गया था। सुप्रभात सबसे पहले, और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर सर। रिजल्ट देखे मैंने, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी 18% के करीब साल दर साल, और रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला 6.5% के करीब, लेकिन मार्जिन पर दबाव है सर थोड़ा। वजह क्या है इसके पीछे की? मार्जिन में हमारा जो मेन इम्पैक्ट आया है इस बार कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस में आया है, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो अभी एमिशन नॉर्म है 1 जनवरी से चेंज हो गए हैं। वो पहले यूरो 4 से यूरो ट्रेम 5 पे आ गए हैं अभी। तो उसकी वजह से जो अभी पुरानी इन्वेंट्री है एमिशन नॉर्म्स की, अभी वो लिक्विडेट हो रही है। तो नए वाले इन्वेंट्री का प्रोडक्शन अभी कम है, उसकी वजह से 2% का मार्जिन जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सेक्टर में थोड़ा नीचे देखने को मिला है। एग्री बिजनेस पे हमारा मार्जिन मोरलेस फ्लैट है, जो लास्ट ईयर था इस मोरलेस उसके बराबर ही है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट जैसे आपने बोला, तो ओवरऑल प्रॉफिट देखिए तो अच्छा प्रॉफिट आया है। आई थिंक ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो अभी आगे जाके भी लग रहा है हमें कि आगे जो सस्टेन रहेंगे नंबर, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है। तो अभी रूरल मार्केट में भी पिकअप है और अगले साल का मानसून का प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है आगे भी साल अच्छा ही रहेगा।
जी डेफिनेटली भरत जी, कंचन बात कर रही हूँ। नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। डेफिनेटली कुछ फ्रंट्स में जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाया था वहाँ से नंबर इंप्रूव होके आए हैं, कुछ जगह पे यहाँ पे नंबर जो हैं वो थोड़े से सबड्यूड दिखे हैं। अगर स्पेशली ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए एबिटा फ्रंट पे और मार्जिन फ्रंट्स पे, तो नंबर यहाँ पे अनुमान से अच्छे आए हैं। इन नंबर्स के पीछे क्या कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, किन्होंने मार्जिन्स को और एबिटा को कंट्रीब्यूट किया है, डिस्पाइट जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में एक फॉल देखने को मिला? सो दो तीन मेन रीजन रहे हैं इस क्वार्टर के लिए मार्जिन बिड्डा के बेटर होने के। आई थिंक एक तो है कि कॉमोडिटी प्राइसेस जो है इस क्वार्टर में काफी सॉफ्ट रहे हैं, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिला है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो उसकी वजह से जो मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें सीक्वेंशली बेसिस पे, तो आई थिंक 2 से 3% का मटेरियल कॉस्ट जो है वो रिडक्शन है उसमें, जिसमें मेन रीजन यही है। और जो बाकी है आपका जो कंपटीशन इंटेंसिटी है इस क्वार्टर में कम रही, बस इंडस्ट्री थी काफी अच्छी ग्रो की है, 17.5% का इंडस्ट्री में ग्रो किया है इस क्वार्टर में मार्च में, जिसकी वजह से जो कंपटीशन इंटेंसिटी थी वो भी कम थी और डिस्काउंट्स वगैरह जो थे जो नॉर्मली दिए जाते हैं उसमें भी हमारा काफी कम गया है खर्चा जो हुआ है। तो उसकी वजह से जो है ट्रैक्टर बिजनेस में जो हमारा मार्जिन जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इस क्वार्टर में। जी मदान जी, प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि अगर सेगमेंट पर नज़र डालूं मैं आपके, तो एग्री मशीनरी रेवेन्यू वो बढ़ा है 11% साल दर साल, लेकिन आप बात करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट की तो वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, वहाँ पे गिरावट देखने को मिली 10% के करीब। ये डाइवर्जेंस क्यों, क्या कारण रहे सर? स्पेशली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में क्या इंक्रीज जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है वो एक कारण है या वीक डिमांड? नहीं, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जैसे मैंने बोला, क्योंकि एमिशन नॉर्म जो है वो अभी 1 जनवरी से चेंज हो गए हैं, तो उसमें जो नए एमिशन नॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसमें जो कॉस्ट इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट 10% का कॉस्ट इंक्रीज आया है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी जो ये वाले प्राइस स्टेबलाइज होने में। अभी जो पुरानी इन्वेंट्री है अभी 30 जून तक का टाइम है कंपनीज के पास में उनको लिक्विडेट करने का। उसके बाद में जो नए वाली इन्वेंट्री होगी नए एमिशन नॉर्म्स की, उसकी सेल शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद में ही प्राइस स्टेबलाइज होंगे। तो आई थिंक पहले 6 महीने में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है हमें लगता है थोड़ा प्रेशर में रहेगी। तो सेकंड हाफ में सितंबर ऑनवर्ड जो है यहाँ पे रिकवरी देखने को शुरू हो जाएगी और वहाँ पे प्राइस भी तब तक स्टेबलाइज हो जाएंगी। वेल ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर और साथ ही साथ बाकी के सेगमेंट्स की, लेकिन इस टाइम पे अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो वो रही है अप्रॉक्सीमेटली 15.5% की, लेकिन इस टाइम पे हम यहाँ की ट्रैक्टर ग्रोथ देखें तो उसने कहीं ना कहीं लैग किया है। इसके पीछे का रीज़न और फ्यूचर को लेके किस तरीके का आउटलुक है? तो मेन रीजन जो है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे साउथ और वेस्ट की मार्केट हैं जो रेन डिपेंडेंट ज़्यादा है इरिगेशन के लिए, तो पिछले साल क्योंकि बारिश अच्छी हुई तो जो नॉर्थ साउथ की मार्केट थी और जो वेस्टर्न मार्केट थी वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो हिस्टोरिकली हमारी स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है, बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स की जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की ज़्यादा है और वहाँ पे जो ग्रोथ थी पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10% की थी, लेकिन जो साउथ और वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पे 25% की ग्रोथ देखने को मिली। इसकी वजह से जो जोग्राफिकल मिक्स है ग्रोथ का, उसकी वजह से हमारा थोड़ा ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम देखने को मिला। तो अभी आगे जाके अभी हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमने अपना एक्सपेंड किया उसमें हमने साउदर्न मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे जाके ये इशू हमें नहीं आएगा। तो इस साल में भी हमें उम्मीद है कि सदर्न मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, बट हमारे नए प्रोडक्ट्स के चलते हमें लगता है वहाँ पे हमारा मार्केट शेयर गेन होगा। भरत जी, बड़ा मन था मेरा और बातचीत करने का आपसे, लेकिन समय का अभाव है तो इसीलिए यहीं पे रोकना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। बिल्कुल, चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे स्थिति में आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड कई सारे क्वेरीज होंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर 7045220000, इस नंबर पर अपने सवाल पूछें। और जब तक सवाल आते हैं कंचन, एक काम करती हूँ मैं सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चंस पिक करती हूँ। जी डेफिनेटली। यहाँ पे हमारे दर्शक अच्छी खासी तादाद में जुड़ते हैं और डेली सवाल पूछते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल आज टाइटन पे आ रहे हैं। जिस तरीके से शानदार नतीजे इस पर्टिकुलर काउंटर ने पोस्ट किए, ज्वेलरी सेगमेंट, एबिटा मार्जिन, सभी मोर्चे पर शानदार नतीजे। और टाइटन देखिए, बाजार अभी फ़िलहाल थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, लेकिन टाइटन में शानदार तेज़ी, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी। और डिहाई पर ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश, ओवरवेट और आउट परफॉर्म की कॉल आई है। अमित जी, टाइटन क्या करना चाहिए? जिनके पास है वो होल्ड करें अभी, और जो खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि आउटलुक और ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली थी, भरोसा दिलाने वाली थी। क्या करना चाहिए टाइटन पे? जी शेयर जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, लेकिन उससे पहले स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है नीचे के लेवल्स पे।
स्टॉक में ऑलरेडी ट्रेंड में एक हायर लो इन पोजीशन है, 200 EMA इसने क्रॉस कर दिया है। एक इसका 3425 का रेजिस्टेंस था जो पिछले 10-15 सत्रों से हम देखते थे स्टॉक वहां से रिवर्स हो जाता था, वो भी स्टॉक ने आज रिवर्स किया और आज के मार्केट में एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो आज का वॉल्यूम पिछले 3-4 दिनों के वॉल्यूम को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और अभी इट्स जस्ट 10:48 इन द मॉर्निंग। तो अगर ओवरऑल मार्केट स्टेडी रहती है तो मुझे लगता है 3400 जब तक ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पे हायर ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है टुवर्ड्स 3600 एंड 3700। तो किसी को ऐड करना है तो जरूर इस लेवल में ऐड करें, किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 3400 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय टाइटन पर। चलिए, काफी सारे दर्शक ऑलरेडी जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ गौरव जी जुड़े हैं। गौरव जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, आपका सवाल। मैम। मेरे पास ओला के 200 शेयर है 120 पर। ये आईपीओ के बाद मैंने लिया था, बट अभी जो तो बहुत डाउन है, उसमें अभी क्या करना चाहिए और मुझे लेने चाहिए उसमें या फिर उसको एग्जिट करना चाहिए? जी, तो लॉस तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अमित सर के पास आ जाती हूँ डायरेक्टली। अमित सर, क्या करना चाहिए? 120 की खरीदारी है, 50 पे शेयर बैठा हुआ है, लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या करें? जो लॉस है उसे बुक कर लें या अभी भी इंतजार करें? जी कंचन जी, सेम मिस्टेक जो हम काफी प्रीवियस शोज में भी बात करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो देखिए कितना बड़ा लॉस ये झेल रहे हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए ऑनेस्टली स्टॉक तो वीक है, कंटिन्यूसली हायर लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं, 10 और 20 डेमा भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और अभी यहाँ पे कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है। स्टॉक ने लास्ट लो बनाया था 45 रुपीज का, वो अगर टूटता है तो फिर मेरे ख्याल से 43 एंड 42 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। लॉस इतना बड़ा है कि अब दिल नहीं करता है इनको बोलने का कि इन लेवल पे लॉस बुक करे, बट कोई भी उछाल आए तो निकलने की कोशिश करे और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45 रुपीज का लगा के रखे, नहीं तो घाटा बढ़ सकता है यहाँ पे। 45 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ओला इलेक्ट्रिक में। स्टॉप लॉस हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हॉटलाइन हो, मार्केट का पंचनामा हो, कल का बाजार, लगातार हम यही बताते रहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए, ओला में 45 का स्टॉप लॉस लगाएं फिलहाल, और कोई भी उछाल आए तो निकलने की कोशिश करें। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राजेश अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे जी पास सर। PFC के हैं 400 शेयर एट द रेट ऑफ 451। लॉन्ग टर्म नजरिया आपका, लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं? जी 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 1 साल मान लो सर। जी 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 ठीक है। 451 की खरीद, 386 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 64 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। PFC काउंट पिछले दिनों में ये पूरे इस पैक में आप देखें, एनर्जी पैक में तो हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन ये काउंटर आप देखें 6 महीने में 19% से ज़्यादा टूट गया, 1 महीने में भी गिरावट, पिछले साल भी 7% लुढ़का है। क्या करना चाहिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में राजेश जी को? अमित जी, 451 की खरीद है इनकी। जी देखिए, अच्छा खासा करेक्शन हमने PFC में देखा है। 2024 में लगभग 575 तक के लेवल स्टॉक ने टच किए थे, उसके बाद एक कंटिन्यूस करेक्शन है। रिसेंटली जो 1-1.5 महीने पहले तक की रैली इसमें आई थी, उसने 200 डेमा पे जाके रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद थोड़ी सी हम गिरावट देख रहे हैं यहाँ पे। बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया आता है लगभग 365 के आसपास। अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में आ चुका है, तो अब यहाँ से एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 365 में हम देख रहे हैं कि बार बार एक रिकवरी आती है। मोमेंटम यहाँ पे तब बनेगा जब स्टॉक 430 के ऊपर निकले, बट इन द मीनवाइल आप इसे होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस लगाएं 365 रुपीज का। ओके, तो ये थी राय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगले दर्शक हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑफ यू। आई जी, एम good रेगुलर morning। व्यूअर और मैं सिर्फ आपका ही चैनल देखता हूँ। मेरे 2-3 सवाल अगर आप ले पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बताइए सर। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 100 शेयर है 785। ओके। एक PNC इन्फ्रा है 200 शेयर है 325 और REC है 100 शेयर 416। ठीक है। प्लीज ले लीजिए आप।
जी सर, टाइम जैसे ही होगा उतना मैं सवाल आपके ले लूंगी। शुरुआत कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 785 की खरीद है, 100 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। नतीजे देखे जाएं तो नतीजे जो अनुमान लगाया था स्ट्रीट ने वहां से सुधरते हुए दिखाई दिए थे। इनफैक्ट जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आई थी। अमित सर, ओवर टू यू। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्राइस पे खरीदारी की गई है लगभग उसी के पास वो ट्रेड कर रहा है। जी कंचन जी, जैसे कि आपने कहा नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन मार्केट का थोड़ा सा रिएक्शन नतीजों के बाद नेगेटिव था। इसीलिए हमने पिछले 4-5 दिन में देखा स्टॉक थोड़ा प्रेशर में आया और थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 755-760 के आसपास आता है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि मार्केट इज डाउन और स्टेट बैंक इज रिकवरिंग फ्रॉम इट्स वीकली सपोर्ट जोन, तो वो एक अच्छा साइन है। एक पुल बैक जोन पे आया है तो इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 755 रुपीज का। जब तक वो इंटैक्ट है, आई थिंक सपोर्ट इज बीइंग रिस्पेक्टेड और हो सकता है स्लोली एंड स्टेडीली इट विल इंच अप। सो होल्ड करें और 755 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह और 755 का रखिए अपना स्टॉप लॉस। अमित सर, एक सवाल और मैं ले लेती हूँ इनका। आरईसी के ऊपर सवाल है। इनके पास 416 की खरीद है एंड अभी इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 390 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में तो बना हुआ है, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से एंटिसिपेटेड है? जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि स्टॉक थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर रहा है। डेली चार्ट्स पे थोड़ा वीक है, बट जिस हिसाब से इसमें करेक्शन आया है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई से आधा हो चुका है। लगभग 610-20 के लेवल्स तक ये गया था लास्ट ईयर और अब एक वीकली सपोर्ट में आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट एरिया है तो अब यहाँ पे सलाह एग्जिट करने की नहीं है। थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे एग्जॉस्टेड लग रही है। मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा एंड देन मे बी अ मूव अप। तो इन द मीनवाइल इसे होल्ड करें, 365 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ये थी राय आरईसी पे। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सारी ही ब्रेकिंग अपडेट्स आप तक आती रहेगी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हो, चाहे वो मार्केट के बारे में हो। मैं आपसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ी रहूंगी और श्रेया आपके साथ बनी रहेगी हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद।